इस क्वेश्चन में 89 में आपसे पूछा है, तीन तरह के सेटअप दिए हैं, ए बी सी, तीन फिगर दिए हैं और तीनों में रस्सियों में जो टेंशन है वो कंपेयर करने के लिए कहा गया है। ठीक है, ये जो ए सेटअप है इसमें जो टेंशन होगा इसका नाम टी ए दिया गया है। जो बी सेटअप है इसमें जो टेंशन होगा इसका नाम टी बी दिया गया है, इधर भी लगेगा टेंशन, यहाँ भी लगेगा टी बी। और इस सेटअप में ये जो टेंशन होगा इसका नाम टी सी दिया गया है। और हमें ये तीनों कंपेयर करने हैं कि कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, क्या किस तरह की सिचुएशन है। ठीक है, तो एक ही करके सेटल करेंगे। पहले वाले केस में, पहले वाला केस रेस्ट का है क्योंकि ये स्ट्रिंग जो है वो यहाँ पे फिक्स है, सपोर्ट से फिक्स है, तो यहाँ पे इसका जो टेंशन होगा वो एग्जैक्टली इसके वेट के बराबर होगा। तो टी ए जो आपका आया वो सीधे सीधे 20 न्यूटन आ गया। ठीक, अब जरा इस वाली सिचुएशन में देखते हैं। ये बाकी दो जो केस हैं वो मूवमेंट के केस हैं। मान लिया इसका एस्लेशन ए नीचे की तरफ है और इसका एस्लेशन ए आगे की तरफ होगा, तो अब हम इसमें इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। तो बी पार्ट की अगर हम इक्वेशन बनाएं, बी पार्ट की इक्वेशन, तो 20 माइनस टी बी इज इक्वल टू 2a। और 1 kg की इक्वेशन बनाएंगे तो ये लिखेंगे टी बी इज इक्वल टू 1 इंटू ए। हमें टी बी निकालना, तो ऐसा करते हैं कि ए की वैल्यू डाल देते हैं। ए की वैल्यू जो है वो टी बी के बराबर आ रही है तो वो यहाँ पे डाल देते हैं। तो 20 माइनस टी बी आपका बनेगा 2 टाइम्स टी बी। तो ये इधर आ गया 3 टी बी हो गया, 3 टी बी 20 हो गया, तो टी बी जो आपका आया वो 20/3 आ गया न्यूटन। 20/3 न्यूटन। टी ए कितना है? 20 न्यूटन। ठीक, अब जरा सी में चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सेम इक्वेशन सी में भी बनेंगी। सी वाले ब्लॉक की चेक कर लेते हैं, सी वाले सेटअप की। तो इसका भी एसलेशन ए माना मैंने नीचे की तरफ, इसका एसलेशन ए आगे की तरफ। ये वाला ए और ये वाला ए अलग अलग होंगे, कहो तो इसको ए डैश कह देते हैं। ठीक, तो इसकी इक्वेशन बनी 10 माइनस टी सी इज इक्वल टू 1 इंटू ए डैश। और उस ऊपर वाले ब्लॉक की इक्वेशन बनेगी आपकी टी सी इज इक्वल टू 2 इंटू ए डैश। दोनों इक्वेशंस को अगर हम डिवाइड कर लें तो 10 माइनस टी सी अपॉन टी सी इज इक्वल टू 1/2। 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इधर उधर, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 20 माइनस 2 टी सी इज इक्वल टू टी सी। तो यहाँ 3 टी सी इज इक्वल टू 20, तो टी सी की भी वैल्यू वही आ जा रही है 20/3। तो ये जो इक्वेशंस रिप्रेजेंट कर रही हैं, इन इक्वेशंस के हिसाब से बी वाले सेटअप और सी वाले सेटअप में जो टेंशन आ रहे हैं वो बराबर आ रहे हैं। बी वाले सेटअप और सी वाले सेटअप में जो टेंशन आ रहा है वो क्या आ रहा है? वो आपका सेम आ रहा है। और ए का टेंशन सबसे बड़ा आ रहा है, वो 20 न्यूटन है। तो आंसर क्या बनेगा आपका? बी पार्ट। बी और सी का टेंशन बराबर है और ए का टेंशन उन दोनों से ही ज़्यादा है। कंसिडर ए सिस्टम एज शोन इन ए फिगर, द पुली एंड स्ट्रिंग आर लाइट एंड ऑल द सर्फेसेज आर फ्रिक्शनलेस। ठीक है, ये पूरा सेटअप दिया है, पुली और स्ट्रिंग लाइट है, कोई मास नहीं है उसमें और सारी सर्फेसेज स्मूथ हैं। ठीक है, टेंशन पूछ रहे हैं आपसे तो इसमें भी इक्वेशन बना लेते हैं। मान लिया इस रस्सी में टेंशन टी है, नीचे वेट कितना लग रहा होगा आपका 10 न्यूटन, और ये ए एसलेशन से नीचे मूव कर रही है। ठीक, तो यहाँ भी टेंशन टी होगा, यहाँ भी टेंशन टी होगा, यहाँ भी टेंशन टी होगा, यहाँ भी, और यहाँ पे भी टेंशन टी होगा। और ये अगर ये ए से नीचे एसलेट करेगा तो ये उस वाले ब्लॉक को ए से आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इक्वेशन अगर हम दोनों की बनाएं तो नीचे वाले ब्लॉक की इक्वेशन बनेगी 10 माइनस टी इज इक्वल टू 1 इंटू ए, और इसकी इक्वेशन बनेगी टी इज इक्वल टू 1 इंटू ए। टेंशन निकालना है, डिवाइड कर देते हैं। 10 माइनस टी अपॉन टी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से जो 1, तो यहाँ से जो टेंशन आपका आ जाएगा, ये टी इधर आ जाएगा, टी और टी 2t 2t 10, टेंशन जो आ जाएगा वो आपका 5 न्यूटन आ जाएगा। डॉग। ए बॉय एंड ए ब्लॉक बोथ आर ऑफ सेम मास आर सस्पेंडेड एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, एक बॉय है एक ब्लॉक, दोनों का मास सेम है, ये 10 मीटर की हाइट है और दोनों को सेम लेवल पे हैंग किया हुआ है। पूरा सिस्टम रेस्ट में रहेगा क्योंकि दोनों का मास सेम है, दोनों का वेट सेम है। लेकिन बॉय स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रिलेटिव टू द रोप। इस बॉय ने रोप के रिस्पेक्ट में ऊपर एस्लेट करना शुरू कर दिया। तो जैसे ही ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा टेंशन बढ़ जाएगा, और टेंशन बढ़ जाएगा तो यहाँ भी अगर टेंशन बढ़ेगा तो इस एम जी, ये स्मॉल एम भी ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। ठीक,
तो ढंग से समझना, बॉय का जो रोप के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन है, ढंग से समझना, वो दिया है आपको 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मैंने कहा कि रोप भी फिर नीचे जाना शुरू कर देगी। मान लिया रोप नीचे जा रही है ए एक्सेलरेशन से, तो ये वाला ब्लॉक ऊपर ऊपर उठ रहा होगा ए एक्सेलरेशन से, क्योंकि जितना रोप नीचे जाएगी उतना ये ब्लॉक ऊपर उठेगा। और रस्सी में टेंशन जो होगा वो बढ़ गया होगा। अब नया टेंशन मैंने मान लिया हो गया टी, नया टेंशन जो हो गया वो क्या हो गया है टी। ठीक है, तो अगर हम इक्वेशंस लिखें तो इस स्मॉल एम ब्लॉक की इक्वेशन लिखें तो ब्लॉक की इक्वेशन जाएगी आपकी टी माइनस स्मॉल एम जी इज इक्वल टू एम इंटू ए, ये ब्लॉक की इक्वेशन आएगी। अगर हम बॉय की इक्वेशन लिखें बॉय की, तो बॉय ऊपर एसलेट कर रहा है 2.5 से रस्सी के रिस्पेक्ट में, और रस्सी जा रही है ए एसलेशन से नीचे, तो ओवरऑल बॉय का जो एसलेशन होगा ऊपर की तरफ वो होगा 2.5 माइनस ए। ठीक है, ओवरऑल जो एसलेशन होगा बॉय का ऊपर की तरफ वो कितना होगा 2.5 माइनस ए। तो इसकी इक्वेशन ये बनेगी टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम इंटू 2.5 माइनस ए। ये समझ में आना चाहिए माइनस ए क्यों किया है। रोप के रिस्पेक्ट में वो 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर एसलेट कर रहा है, और रोप खुद नीचे जा रही है ए के एसलेशन से, तो नेट एसलेशन उसका जो होगा ऊपर की तरफ वो होगा 2.5 माइनस ए। तो ये दो इक्वेशंस बन गई। अब हमसे ये पूछ रहे हैं कि इफ़ द ब्लॉक इज टू ट्रेवल ए टोटल डिस्टेंस 10 मीटर बिफोर रीचिंग एट ए पुली, ब्लॉक को अगर पुली तक पहुंचना है तो कितना ट्रेवल करना पड़ेगा 10 मीटर, तो उसको टाइम कितना लगेगा। तो सबसे पहले अगर हमको ये एसलेशन पता लग गया कि ब्लॉक का ऊपर की तरफ एसलेशन कितना है, तो हम टाइम भी फाइंड कर सकते हैं, और वो करना बहुत ही आसान है। ये दोनों इक्वेशंस अगर आप गौर से देखोगे तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो अगर दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो दोनों की राइट हैंड साइड भी सेम होगी। तो अगर हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और a जो आपका आएगा वो 2.5 a के बराबर है, 2.5 माइनस a के बराबर होगा, तो 2a 2.5 हो गया। तो जो एसलेशन आपका आ रहा है वो 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। ये एसलेशन होगा ब्लॉक का अपवर्ड डायरेक्शन में, और टी टाइम में उसको 10 मीटर ट्रेवल कर लेना है। तो s इज इक्वल टू यू तो जीरो, ये हाफ ए टी स्क्वायर ही लिखेंगे बस। तो यहाँ से जो टी टाइम आएगा आपका वो आएगा √2s बाई ए। 2s कितना है 10 मीटर, और एसलेशन कितना है 1.25। तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ ये 100 हो गया, तो ये कैंसिल अगर हम करेंगे ये 5 टाइम्स, और ये कितना हो जाएगा 4 टाइम्स, 5 से कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, तो आपका 4 सेकेंड जो है वो टाइम लगेगा ब्लॉक को पुली तक पहुंचने में, 4 सेकेंड्स। In order to raise a mass of 100 kg, a man of mass of 60 kg fastens a rope to it and passes the rope over a smooth pulley। ठीक है, कुछ इस तरह की सिचुएशन रही होगी। ये एक पुली रही होगी, ये कहीं ऐसे करके रूफ से अटैच्ड है, और इस तरफ एक ब्लॉक है, मास है 100 kg का। ये जो मास दिया है आपको ये है 100 kg, और दूसरी तरफ जो रोप है उसको एक पर्सन ने पकड़ के रखा हुआ है। अब ये पर्सन खुद 60 kg का है, तो अगर ये लटक भी जाएगा तो अभी इस वेट को लिफ्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन इसको वेट को लिफ्ट करना है, तो ये क्या करेगा, ये ऊपर की तरफ एस्लेट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये एस्लेट करने की कोशिश करेगा, तब ये जाके टेंशन इसमें बढ़ेगा, और जब टेंशन बढ़ेगा तब ये वेट जो है वो ऊपर उठ सकता है। ठीक, तो ही क्लाइम्स द रोप विद एन एस्लेशन ऑफ 5g/4 रिलेटिव टू द रोप। रोप के रिस्पेक्ट में कितने एस्लेशन से क्लाइम करना शुरू किया है, रोप के रिस्पेक्ट में। ठीक है, टेंशन बढ़ गया होगा, मान लिया टेंशन टी है, अब ये टेंशन टी है, और ये रोप के रिस्पेक्ट में कितने एस्लेशन से एस्लेट कर रहा है, तो वो है 5g/4। ठीक, अब पूछ रहे हैं कि रस्सी में टेंशन कितना होगा। तो अगर ये 5g/4 एस्लेशन से ऊपर एस्लेट करेगा तो रस्सी में टेंशन बढ़ जाएगा, टेंशन बढ़ जाएगा तो ये ब्लॉक भी ऊपर उठना शुरू हो जाएगा, और मैंने माना कि ब्लॉक ये जो है वो ए एस्लेशन से ऊपर उठ रहा है। तो ब्लॉक अगर ए एस्लेशन से ऊपर उठेगा तो ये रस्सी ए एस्लेशन से नीचे जाएगी, तो रस्सी का जो एस्लेशन होगा वो ए नीचे की तरफ होगा। तो पर्सन का जो नेट एस्लेशन ऊपर की तरफ आएगा वो 5g/4 माइनस ए होगा। जैसा पिछला क्वेश्चन था वैसे इसमें भी इक्वेशन बनाएंगे। अगर हम ब्लॉक की इक्वेशन बनाएं तो आप लिखोगे टी माइनस 100g यानी 1000 इज इक्वल टू 100a, और हम पर्सन की इक्वेशन बनाए तो लिखेंगे टी माइनस mg, mg उसका कितना हो जाएगा 600 इज इक्वल टू मास इंटू एस्लेशन। अब उसका जो नेट एस्लेशन अपवर्ड डायरेक्शन में है वो 5g/4 नहीं है, 5g/4 है रोप के रिस्पेक्ट में, और रोप नीचे जा रही है ए एस्लेशन से, तो नेट एस्लेशन हुआ
5g/4 माइनस ए। ये ठीक। अब आपको टेंशन निकालना है, तो ऐसा करते हैं कि ए की जो वैल्यू है वो हम कैंसिल आउट करेंगे, तब टेंशन निकलेगा। तो इसको थोड़ा सेटल करते हैं। t-600 इज इक्वल टू 60 टाइम्स 5g/4 यानी 50/4 माइनस 60a। ये कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 से कैंसिल करेंगे तो 15 टाइम्स। तो t-600 इज इक्वल टू 750 माइनस 60a। 750 को इधर ले आएंगे, 750 को इधर ले आते हैं तो t माइनस, ये भी माइनस है और ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 750 ये है और इसमें 600 और हो जाएगा, 1350 इज इक्वल टू माइनस 60a। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन आपकी सेकंड है। अब बस क्या करना है, आपको दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लेना है, ए से कैंसिल आउट हो जाएगा और सॉल्व करके आपको टी की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर? Two masses 1 kg and 5 kg are attached to the ends of a massless string passing over a pulley of negligible weight। एक पुली है, massless string है, उसमें दो मास हैंग किए हैं, एक 1 kg और एक 5 kg है, ठीक। और ये पूरा सिस्टम एक वेइंग मशीन से अटैच किया हुआ है, ठीक है। तो उसकी रीडिंग पूछ रहे हैं कि रीडिंग कितनी होगी, 6 kg होगी, 6 kg से ज़्यादा होगी, कम होगी, क्या होगी, ठीक है। तो हम एक्चुअल वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मैंने कहा चलो इस रस्सी में टेंशन अगर टी है, यहाँ भी रस्सी में टेंशन अगर टी है, ये ए एसलेशन से नीचे एसलेट कर रहा है तो ये ए एसलेशन से ऊपर एसलेट करेगा, और यहाँ पे जो टेंशन होगा वो 2t होगा और वही इसकी रीडिंग बनेगी। तो सॉल्व कर लेते हैं। 5 kg की इक्वेशन लिखेंगे तो लिखेंगे 50 माइनस टी इज इक्वल टू 5a, और 1 kg की इक्वेशन लिखेंगे तो t माइनस 10 इज इक्वल टू 1a। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं, तो ए से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ए हमें चाहिए भी नहीं, हमें टेंशन चाहिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 50 माइनस टी इज इक्वल टू 5t माइनस 10। तो ये जो t आपका आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 5t माइनस 50, ठीक है। ये जो t आ जाएगा तो 50 और 50 इधर आके 100 हो जाएगा, और t और ये 5t 60, तो 100/6 न्यूटन इतना हो जाएगा। तो स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग आएगी आपकी वो आपकी आ जाएगी, न्यूटन में चाहिए तो 200/6, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2t उसकी रीडिंग है। और अगर kg में चाहिए तो 20/6। तो 20/6 का मतलब ये 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 3.33 kg उसकी क्या बनेगी, रीडिंग बनेगी। तो विच इज़ लेस देन 6 kg, बी पार्ट। Three equal weights A, B and C of mass 2 kg each are hanging on a string passing over a fixed frictionless pulley as shown in a figure, ठीक है। 3 मासेज हैं, तीनों का जो मास है बराबर है, ये भी 2 kg है, ये भी 2 kg है और ये भी 2 kg है, ठीक है। टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टिंग B एंड C, B और C के बीच में जो रस्सी है इसका टेंशन आपसे पूछ रहे हैं कितना होगा। तो चलो इसका नाम दिया है T, तो इसमें जो टेंशन हो जाएगा ये वो हो जाएगा T डैश। तो कैसे सेटल करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे सिस्टम का एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का सिंपल इक्वेशन बनती है m2 माइनस m1g अपॉन m2 प्लस m1। m2 एक तरफ का वेट होता है, हैवी वेट होता है, और m1 दूसरी तरफ का वेट होता है जो कि लाइट वेट होगा, ठीक। तो इस तरफ का जो हैवी वेट है टोटल वो है 4 kg, और इधर इस तरफ का जो वेट है वो है 2 kg। तो इक्वेशन आपकी बनी 4 माइनस 2 इंटू जी अपॉन 4 प्लस 2, दैट मीन्स 6। तो ये आपका आ गया g/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये बन गया आपका एक्सेलरेशन, ठीक। अब आपको टेंशन चाहिए, टी फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं सी वाले ब्लॉक का। सी वाले ब्लॉक की अगर हम इक्वेशन लिखें तो ये इक्वेशन ये जाएगी 20 माइनस टी इज इक्वल टू 2 इंटू ए कितना है, g/3 मतलब 10/3। तो यहाँ से ये जो टी आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 20 माइनस 20/3, 60 माइनस 20/3 मतलब 40/3, 13.33 न्यूटन, अप्रोक्सीमेट 13 न्यूटन। Two bodies of mass 4 kg and 6 kg are attached to the ends of a string passing over a pulley.
तो ये तो है आपका 4 kg और ये है आपका 6 kg, ठीक है। द 4 kg मास इज अटैच टू द टेबल टॉप बाय अनदर स्ट्रिंग, ठीक है, कोई टेबल है उससे हमने इसको फिक्स करके रखा हुआ है, ठीक है, और बस यही टेंशन T1 पूछ रहे हैं। तो इस सिस्टम में कहीं कोई मूवमेंट नहीं है, ये सिस्टम रेस्ट में है। तो रेस्ट का मतलब यहाँ वेट लग रहा होगा 60 न्यूटन, तो ये जो टेंशन T होगा ये 60 न्यूटन के बराबर होगा। तो T आपको पता लग गया 60 न्यूटन। अब अगर इस 4 kg वाले पे देखें तो 4 kg वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तो ऊपर तो लग रहा है 60 न्यूटन, नीचे उसका अपना वेट लगेगा 40 न्यूटन, और एक रस्सी है जिसका टेंशन है T1, और ये भी पूरा रेस्ट में है। ये भी पूरा कहाँ है आपका रेस्ट में। तो इक्वेशन क्या लिखेंगे हम इसकी, 60 इज इक्वल टू 40 प्लस T1। तो यहाँ से ये जो T1 आपका आ जाएगा ये आपका आ गया 20 न्यूटन, ए पार्ट। फिगर शोज 2 पुली अरेंजमेंट फॉर लिफ्टिंग ए मास स्मॉल एम। स्मॉल एम को लिफ्ट करना है तो पहले केस में इधर दूसरी तरफ 2m हैंग कर दिया तो 2m भारी होगा तो स्मॉल एम लिफ्ट हो जाएगा, और दूसरे केस में 2m हैंग नहीं किया लेकिन 2mg के बराबर फोर्स एक्सर्ट किया, ठीक है, ये सिचुएशन है। पहले केस का जो एक्सेलरेशन है उसका वो a है और दूसरे केस का जो एक्सेलरेशन है वो b है। इसका मतलब ये सिचुएशन a मान लेते हैं और ये सिचुएशन b मान लेते हैं। इस केस में जो स्मॉल m का एक्सेलरेशन है वो a है, और इस केस में जो स्मॉल m का एक्सेलरेशन है उसका नाम रखा है a b, और यही आपको कंपेयर करना है कौन सा बड़ा है, क्या इनमें रिलेशन है, कौन कितने टाइम से क्या है, ठीक। तो पहले केस में अगर हम एक्सेलरेशन लिखेंगे तो दोनों तरफ ब्लॉक्स हैंगे तो सिंपल पुली बॉडी सिस्टम है, तो उसमें जो एक्सेलरेशन आपका आएगा वो आपका आएगा m2 माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2। सिंपल सेटअप है, सिंपल पुली ब्लॉक सिस्टम। तो ये आपका आ जाएगा 2m माइनस m यानी ऊपर बचा mg और नीचे 2m प्लस m यानी 3m, तो ये आपका आ गया g/3, यानी a एक्सेलरेशन आ गया g/3। अब बी केस में देखेंगे तो बी केस में सिंपल पुली ब्लॉक सिस्टम नहीं है, उसमें दूसरा ब्लॉक ही नहीं, उसमें फोर्स लग रहा है 2mg। तो फोर्स अगर आपने लगाया 2mg, रस्सी में फोर्स 2mg लग रहा है तो रस्सी में जो टेंशन आएगा वो 2mg के बराबर हो जाएगा, क्योंकि रस्सी में जितना आपने फोर्स लगाया वही तो टेंशन बन जाएगा। तो इसकी अगर हम इक्वेशन लिखेंगे तो लिखेंगे T माइनस mg इज इक्वल टू ma, और ये a b है, और ये टेंशन खुद किसके बराबर है, F के बराबर। F क्या है 2mg, तो 2mg माइनस mg इज mg, mg इज इक्वल टू ma b। तो जो B वाले केस में जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो G के बराबर आ रहा है। A वाले केस में एक्सेलरेशन g/3 था, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो A वाले केस का एक्सेलरेशन है वो B वाले केस के एक्सेलरेशन के 1/3 के बराबर है। C पार्ट। फिगर अभी हम देखेंगे, 3 ब्लॉक हैं उसमें A, B एंड C, तीनों के मास m है, ठीक है, तीनों के मास m है। ईच हैविंग एक्सेलरेशन a1, a2 एंड a3 रिस्पेक्टिवली, और तीनों का एक्सेलरेशन a1, a2 और a3 है, ठीक। F1 एंड F2 आर द एक्सटर्नल फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड 2mg एंड mg। F1 का मैग्नीट्यूड है 2mg और F1 का मैग्नीट्यूड है 2mg और F2 का मैग्नीट्यूड कितना है mg। तो जरा देखते हैं वो क्या सेटअप है। F1 याद कर लेना है 2mg और F2 कितना है mg। तो ये सेटअप है, ये डायग्राम है आपके सामने। इसमें F1 का मैग्नीट्यूड है 2mg और ये F1 था वो 2mg और ये F2 है यहाँ पे, ठीक है, इसको सही करना है। ये जो है वो F2 है, F2 का मैग्नीट्यूड है mg, और ये पूरा सेटअप है। और इसमें एक्सेलरेशन के बारे में पूछ रहे हैं, किस में एक्सेलरेशन ज़्यादा हो। तो हम एक एक करके तीनों केसेस के बारे में देखते हैं। पहले केस में फोर्स लग रहा है 2mg, तो ये जो टेंशन होगा वो भी 2mg के बराबर हो गया होगा। तो पहले केस का अगर एक्सेलरेशन लिखेंगे तो T माइनस mg इज इक्वल टू ma1, और T खुद 2mg है तो 2mg माइनस mg बचेगा, और m से हम कैंसिल लिखेंगे तो a1 जो आपका आ गया वो g के बराबर आ गया, पहला केस, ठीक। दूसरा केस सिंपल पुली ब्लॉक सिस्टम में कोई एडिशनल कोई फोर्स नहीं है, तो दूसरे केस का जो एक्सेलरेशन आएगा a2 वो आपका आ जाएगा 2m माइनस m इंटू जी टाइम्स 2m प्लस m मतलब 3m, तो ये आपका आ गया g/3 a2, ठीक है। तीसरे केस का जो एक्सेलरेशन आएगा, अब ये थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि इसमें mg का वेट भी है और एक mg का फोर्स भी है। तो मैंने मान लिया चलो इसका एक्सेलरेशन a3 है नीचे की तरफ और इसका एक्सेलरेशन a3 होगा ऊपर की तरफ, तो हम पूरी इक्वेशन बना के लिखेंगे। और टेंशन हमने मान लिया कितना है इसमें T।
तो A3 निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, अगर हम इस वाले ब्लॉक की इक्वेशन बनाएं तो इसकी इक्वेशन बनेगी आपकी, देखो 1 mg तो फोर्स लग रहा है और 1 mg उसका वेट है, तो नीचे कितना हो जाएगा 2 mg माइनस टी इज इक्वल टू एम इंटू A3। और इस वाले की इक्वेशन बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, T माइनस एम जी इज इक्वल टू एम इंटू A3। दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो T से T क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, 2 mg माइनस एम जी, तो यहाँ mg बचा और इधर हो गया 2m टाइम्स A3। तो यहाँ से जो A3 आपका मिलने वाला है वो g/2 आएगा, g/2। तो इसका एक्सेलरेशन g था, इसका एक्सेलरेशन g/3 था और इस केस में एक्सेलरेशन g/2 था। तो सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन A1 है, उसके बाद A3 है, फिर A2 है। A1 के बाद A3 है, A3 के बाद A2 है। सो द आंसर विल बी बी पार्ट। Two blocks are connected by a string as shown in a diagram. The upper block is hung by another string. The force F applied on the upper string produces a acceleration of 2 मीटर per second square in the upward direction। ठीक है, ये पूरा सिस्टम जो है इस फोर्स की वजह से ऊपर की तरफ एक्सेलेरेट कर रहा है और वो एक्सेलरेशन है आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इफ T1 एंड T डैश बी द टेंशन इन द टू पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, ऊपर वाले हिस्से में टेंशन T है, नीचे वाले में T डैश है, तो इनकी वैल्यूज आपसे पूछी गई। तो ये जो T टेंशन होगा यही F के बराबर होगा। तो बेसिकली आपसे F पूछा गया या T पूछा गया, ठीक है। तो इसकी अगर हम पूरे सिस्टम की इक्वेशन बनाए तो ये लिखेंगे F माइनस नीचे जो लग रहा होगा पूरे सिस्टम की अगर इक्वेशन बनाए तो इन दोनों का वेट होगा, ठीक है। और आंसर्स आपके अजीब से हैं थोड़ा, 70.8, 47.2, तो शायद ये 9.8 जी की वैल्यू रखी होगी, बट हम 10 ही लिखेंगे और 10 से जो नियरेस्ट आंसर होगा वो टिक कर देंगे, ठीक। तो नीचे जो वेट लग रहा होगा वो होगा 60 न्यूटन इज इक्वल टू 6 इंटू ए, एक्सेलरेशन कितना है 2। तो जो F आपका आया यानी जो T के बराबर होगा वो आपका आ जाएगा 72 न्यूटन, ठीक, क्लियर। अब अगर आपको T डैश लिखना है तो T डैश लिखना है तो हम सिर्फ नीचे वाले ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम बना के इक्वेशन लिखेंगे। तो इसकी इक्वेशन आएगी T डैश माइनस 40 इज इक्वल टू 4 इंटू 2। तो ये जो T डैश आपका आ गया वो आ जाएगा आपका 48 न्यूटन। तो T डैश तो है 48 और T जो है वो 72 है। तो आपका आंसर कौन सा बनेगा, आपका आंसर बनेगा ए पार्ट। 72 नियरेस्ट 70.8 मार सकते हैं और 48 का जो नियरेस्ट होगा वो 47.2 मार सकते हैं। तो आंसर क्या बनेगा आपका ए पार्ट। थ्री ब्लॉक्स आर कनेक्टेड है शोन इन ए फिगर ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस। 3 ब्लॉक्स हैं इस तरह से कनेक्टेड हैं, तीनों के मासेज दिए हैं। M1 है 1 kg, M2 8 kg, M3 है 27 kg, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1 kg, ये हो गया आपका 8 kg और ये हो गया आपका 27 kg। T3 जो है वो है आपका 36 न्यूटन। T2 आपसे पूछा गया कितना होगा, ठीक। T1 T2 दोनों ही निकालेंगे हम। तो सबसे पहले हम पूरा सिस्टम मानेंगे और एक्सेलरेशन निकालेंगे कितना होगा। तो एक्सेलरेशन टोटल जो फोर्स लग रहा है इसमें वो 36 न्यूटन है और टोटल जो मास है वो भी आपका 36 हो गया। तो एक्सेलरेशन आपका आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अगर आपको T2 निकालना है तो हम ये सिस्टम मानेंगे, ये आपका सिस्टम है। तो इस पूरे सिस्टम पे जो मैंने डायग्राम जो मैंने बना दिया सिस्टम बाउंड्री, तो उसमें जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो सिर्फ T2 है। तो T2 इज इक्वल टू टोटल मास कितना है, तो टोटल मास है 9 kg और एक्सेलरेशन कितना है पूरे सिस्टम का 1। तो T2 जो आपका आ गया वो 9 न्यूटन आ गया, ठीक। अगर T1 निकालना होगा तो सिर्फ हम इतना सिस्टम मानेंगे ये वाला। तो T1 जो होगा वो हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, मास है 1 kg, एक्सेलरेशन भी 1 है, तो T1 की वैल्यू जो आएगी वो आपकी 1 न्यूटन आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्स F इज अप्लाइड ऑन ब्लॉक ए ब्लॉक है वो m मास का है, B 2m मास का है, C 4m मास का है और इसमें पीछे से हमने फोर्स F अप्लाई किया है। और निकालना क्या है आपको, ये भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। निकालना क्या है आपको, फाइंड द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन A एंड B एंड बिटवीन B एंड C। A और B के बीच में क्या नॉर्मल रिएक्शन लगा होगा, नाम उसको N1 दे दिया, वो निकालना है। और B और C के बीच में क्या नॉर्मल रिएक्शन लगा होगा, नाम उसको N2 दे दिया, वो निकालना। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा पिछला क्वेश्चन था। सबसे पहला काम कि पूरा सिस्टम मानेंगे और एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। तो एक्सेलरेशन आएगा, नेट फोर्स कितना लग रहा है इस पर, तो वो है F नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास कितना हो जाएगा आपका 7m।
तो ये एक्सेलरेशन पता लग गया। अब अगर आपको n1 लिखना है, n1 फाइंड करना है, तो सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाओ, सिर्फ ए का, ए से भी निकाल सकते हैं हम, सिर्फ ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो ए की इक्वेशन आएगी आपकी F माइनस n1 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना है, F/7m। तो ये m से m कैंसिल आउट, तो n1 जो आपका आ गया वो F माइनस F/7 मतलब 6F/7। ठीक। इसी तरह से अगर n2 निकालना है, n2, तो हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे सिर्फ आखिरी वाले ब्लॉक का। तो ये जो n2 आपका आ गया वो होगा मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है, तो मास है 4m और एक्सेलरेशन कितना है, F/7m। m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n2 आपका आ जाएगा 4F/7। तो एक आया 6F/7 और एक आया 4F/7। सो द आंसर विल बी बी पार्ट। क्लियर? दो स्मॉल स्फीयर हैं और दोनों का मास m है। तो ये एक स्मॉल स्फीयर है, इसका भी मास m है, एक ये स्मॉल स्फीयर है, इसका भी मास m है। और ये स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 2l है, यानी ये लेंथ भी l है और ये लेंथ भी क्या है, l। और स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पूरा सेटअप रखा हुआ है और f एक वर्टिकल फोर्स है। ठीक। तो ये पूछ रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहे हैं कि f की ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू हम कितनी लगा सकें ताकि ये कॉन्टैक्ट लूज ना हो। स्फीयर डू नॉट लूज कॉन्टैक्ट विद द सरफेस। ठीक है, f की बड़ी से बड़ी वैल्यू हम कितनी लगाएं ताकि स्फीयर जो है वो सरफेस से कांटेक्ट ना छोड़ें। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है। जैसे आपने कुछ फोर्स लगाया तो इन रस्सियों में टेंशन आ जाएगा, तो ये टेंशन यहाँ भी लगेगा, ये टेंशन यहाँ भी लगेगा। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, ये जो टेंशन T है इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है T cos थीटा, ये इस तरफ मूव कराना शुरू कर देगा इसको। ठीक है, क्योंकि स्मूथ सरफेस है। और ये जो T sin थीटा है ये उठाने की कोशिश करेगा, लेकिन मैं जो इतना फोर्स नहीं लगा देना कि उठा दे इसको। ये हमेशा mg से क्या रखना है, कम ही रखना है, कांटेक्ट छुड़ाना नहीं है वहाँ से। ठीक है, तो ये टी cos थीटा इसको पास ले आएगा, ये इधर से भी टी cos थीटा लग रहा होगा, ये पास ले आएगा। तो जब ये उठने वाली स्टेट में होंगे तब सिचुएशन कुछ इस तरह से होगी, ये फोर्स लग रहा होगा F और ये दोनों स्ट्रिंग्स बिल्कुल यहाँ आ गई होंगी, एक बॉल यहाँ है और दूसरी स्ट्रिंग भी यहाँ है, ये दूसरी बॉल यहाँ आ गई। बिल्कुल ऐसी सिचुएशन आ गई होगी, क्योंकि टी cos थीटा तो अपना काम करेगा ही करेगा, तो ये पास आ जाएंगे। तो ये इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी। अब आपने अगर फोर्स F और लगाया है यहाँ पे, तो ये जो फोर्स है अगर इन दोनों के टोटल वेट से अगर ज़्यादा हो गया तो ये उसको उठा देगा। यानी F की जो मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है ताकि वो उसको ना उठाए, तो इनके टोटल वेट के बराबर हो सकती है 2mg। 2mg से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ये 2mg से ज़्यादा हो गई तो ये दोनों को लिफ्ट कर देगा, ये ऊपर दोनों को क्या कर देगा, ये लिफ्ट कर देगा। सो द आंसर विल बी ए पार्ट।